नमस्कार, स्वागत है आपका लक्ष्य कोचिंग सेंटर के आज के इस सेशन में। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम कांस्टेबल के पेपर की बात करते हैं। देखो, कल जो कांस्टेबल का पेपर हुआ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि टफ था पेपर, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आसान था पेपर। इसे हम ना टफ बोल सकते हैं ना आसान बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो पेपर है बच्चों, ये 12th लेवल का है और एक पेपर से आप जज नहीं कर सकते हैं कि आगे पटवारी का एग्ज़ाम है आपका, आगे फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है आपका, बंदी रक्षक का है, खनिज सहायक का है। अगर मैं आयोग की बात करूं तो जो ये आयोग है यूकेपीएससी, इनका जो पैटर्न है, इनका पैटर्न मैंने पहले भी कहा था आपको कि इनका पैटर्न अलग है। अब अलग का मतलब ये नहीं है कि ये कुछ और पूछते हैं, है तो वही है, सिलेबस के अनुसार पूछते हैं, लेकिन इनका जो पेपर बनाने का जो पैटर्न है वो करंट अफेयर, रीजनिंग, कंप्यूटर, इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं ये लोग। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड के जो क्वेश्चन थे, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इतिहास से एक भी क्वेश्चन नहीं था। हाँ, इतिहास से एक भी क्वेश्चन नहीं था, कत्यूरी वन से नहीं था, चंद वन से नहीं था, पंवार वन से नहीं था, गोरखा शासन से नहीं था। ठीक है, इतिहास अगर मैं पूरे इतिहास की बात करूं तो आधुनिक इतिहास आता है ब्रिटिश शासनकाल, वहाँ से एक क्वेश्चन दिया था रेमजे वाला। उसके अलावा एक भी क्वेश्चन इनके सिलेबस में या इनके कल के पेपर में नहीं था, जबकि सिलेबस में साफ साफ दे रखा है कि इतिहास का अलग पैटर्न दिया है कि इतिहास से भी क्वेश्चन आएंगे। या तो पहले ही बोल देते कि इतिहास से क्वेश्चन नहीं डालेंगे, हम हटा दो भाई, सिलेबस में क्यों रख रहे हो इतिहास को। ठीक है, और अगर मैं पूरे पेपर की बात करूं तो पूरे पेपर में अगर मैं देखूं तो कुछ भी चेंज नहीं है। जो यूकेएसएससी पेपर बनाता है वही ये पेपर बना रहे हैं, बस इनका जो है इनका आसान है थोड़ा। उत्तराखंड देखें, बेसिक क्वेश्चन है, हिंदी बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने पहले भी कई बार कहा था कि इंडियन हिस्ट्री हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, यहाँ से हर सब्जेक्ट से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो चाहे यूकेएसएससी हो चाहे यूकेपीएससी हो, ये इन सारे सब्जेक्ट से 4 या 5 क्वेश्चन देते हैं। हाँ, यूकेपीएससी का ज़्यादा क्या है फोकस, करंट अफेयर पे। आगे एग्ज़ाम है आपका, और एग्ज़ाम पटवारी का और फॉरेस्ट गार्ड का। उसमें आप ये मत सोचना कि ये ऐसे ही पेपर बनेगा, वो थोड़ा हाई लेवल का पेपर है। पटवारी का अगर मैं देखूं, पुलिस का है, फॉरेस्ट गार्ड का है, ये थोड़ा 12th बेस पे होता है, जो कि पटवारी का है वो ग्रेजुएशन पे होगा आपका पेपर। और इस पेपर से उस पेपर की तुलना कतई मत करना। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि बस हमारा ये आखिरी पेपर था, इसके बाद तो हमारा कोई नहीं है, तैयारी छोड़ देते हैं। ऐसा मत करना। ठीक है, जब आप इस लाइन पे आ गए हो तो इस लाइन को छोड़ना मत, जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है। आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन धैर्य बनाए रखें। अगर ये पेपर आपका ख़राब भी हो गया, ठीक है, तो आगे आपका बंदी रक्षक का है, फॉरेस्ट गार्ड का है, पटवारी का है, खनिज सहायक का है। ठीक, उसके लिए आप और मेहनत करो। ठीक है, कल का दिन आपका भले ही बुरा गया हो, लेकिन आगे अगर आप दिल से मेहनत करते हैं तो आपका आगे का पेपर भी अच्छा होगा। ठीक है, अब मैं ज़्यादा पेपर के ऊपर बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि पेपर के ऊपर कल से आप लोगों ने बहुत जगह यूट्यूब पे देखा होगा या कहीं कोचिंग सेंटर में देखा होगा, हर जगह पेपर पे बात हो चुकी है। कैसा पैटर्न है, क्या पूछा था। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो पेपर था ये 12th लेवल का है, और 12th लेवल का पेपर ऐसे ही आता है। अब जो आयोग है वो पेपर इस आधार पे तो बना नहीं सकता कि यार आप 4-5 साल से तैयारी कर रहे हो, तो फिर जो बच्चा अभी 12th करके आया है उनके लेवल का पेपर है, वो सबके बारे में देखते हैं। ऐसा नहीं कि आप 4-5 से कर रहे हो, उनकी गलती नहीं है, वो हमारी गलती भी नहीं है। ठीक है, वो पेपर सबके लिए एक जैसा बनाते हैं, इसलिए जो पेपर है
वो एक हिसाब से बोल सकते हैं कि आसान भी नहीं है, टफ भी नहीं है। और रही बात मेरिट की, तो मेरिट कोई भी अभी बता नहीं सकता है कि कितनी जा सकती है। हाँ, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने बहुत सारे बच्चों के पेपर देखे हैं, बहुत सारे बच्चों का हमने फिजिकल देखा है, तो उस आधार पर हम बता सकते हैं कि मेरिट कितनी जा सकती। ये नहीं बोल सकते कि इतनी ही मेरिट जाएगी, ठीक है, क्योंकि मेरिट 4-5 नंबर ऊपर रहती है, 4-5 नंबर नीचे रहती है। मेरा जो अनुमान है, क्योंकि 3 साल मुझे भी हो गए पढ़ाते पढ़ाते, और 3 साल में मैंने जितने भी एग्ज़ाम देखे हैं और जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, आज तक कभी नहीं हुआ ऐसे कि उत्तराखंड की हिस्ट्री नहीं आई है। हर पेपर में आती है। इस पेपर को छोड़कर बाकी जितने भी एग्ज़ाम हैं, हर पेपर में हिस्ट्री आती है, क्योंकि हमें भी नहीं था पता, किसी को भी नहीं था पता कि इनका पैटर्न क्या है। हम उन्हें भी गलत नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। उनका जो सिलेबस है, सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, पूरा सिलेबस से दिया है, लेकिन 100 नंबर का पेपर है, तो नहीं कह सकते हम कि भाई क्या आएगा। आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, हर चीज़ पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि अब अगला पेपर पटवारी का तो आप उत्तराखंड छोड़ दो, हिंदी छोड़ दो पढ़ना, ठीक है। अब आप खुद ही देख लो, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास से 4 क्वेश्चन आए हैं। पहले भी 4-5 आते थे, हाँ थोड़ा ज़्यादा आते थे, 6 आते थे, 7 आते थे, लेकिन यहाँ से पहले 7 आते थे, अब 4 आ गए। ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में भी 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। पॉलिटिकल की बात करूँ तो पॉलिटिकल में भी 4 क्वेश्चन हैं। इको की बात करूँ तो इको में 3 नंबर है, ठीक है। और अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर में भी 4 नंबर का पूछा है इस पेपर में, ठीक। यहाँ पर ज़्यादा क्या पूछा है इन्होंने, क्योंकि जो यूकेएसएससी आयोग है वो रीजनिंग 7 से 8 नंबर की पूछता है, या कभी 6 से 7 नंबर की, तो यहाँ पर इन्होंने रीजनिंग का 10 नंबर कर दिए, 10 नंबर पूछ लिया रीजनिंग। और करंट अफेयर अगर यूकेएसएससी की बात करूं मैं, तो करंट वो 5 से 6 क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर करंट की अगर मैं बात करूं तो 9 नंबर का करंट तो आपका पूरे इंडिया और वर्ल्ड जो करंट है उससे दे रखा है, और 4 नंबर का करंट आपका उत्तराखंड से दे रखा है। तो टोटल 9 और 4 13 नंबर का यहाँ पर करंट पूछ लिया इन्होंने। तो इनका ज़्यादा फोकस किस पे होता है, रीजनिंग और करंट पे। अब यहाँ से कुछ नंबर कम करो, ऐसा नहीं है, पेपर इनका जो पैटर्न है वही है, बाहर नहीं है, बस थोड़ा इन्होंने जीएस वगैरह में कम कर दिया है। उत्तराखंड 40 का है, 40 का आया है, हिंदी 40 का है, हिंदी 20 की है, 20 की दी है, ठीक है। तो आगे जो आपका पटवारी का पेपर है, अब ये मत सोचना कि अब यहाँ जीएस से कम आए तो हम जीएस पढ़ेंगे ही नहीं, भाई आगे क्या पता जीएस के क्वेश्चन डाल दे वो, आगे क्या पता कि हिंदी का। अब हिंदी की अगर मैं बोलूँ तो हिंदी में साहित्य से 5 नंबर दिए हैं, साहित्य से, जबकि यूकेएसएससी आयोग 2 या 3 से ऊपर नहीं देता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, ठीक है। हिंदी में यहाँ पर क्रिया नहीं है, कारक नहीं है, विशेषण नहीं है, संज्ञा नहीं है, सर्वनाम नहीं है, पूरा चैप्टर गायब है, ठीक। तो अब ऐसा नहीं है कि आगे ना आए, आपकी जो तैयारी है आप उसी तरह से तैयारी करें, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत 10-15 दिन बचे हैं पटवारी के लिए, तो उसके लिए आप थोड़ा करंट अफेयर और रीजनिंग पे थोड़ा ध्यान दें बस। इसके अलावा आपकी जो पहले की तैयारी है वो जारी रखें, इसको कभी मत छोड़ना बच्चों, क्योंकि अब 10-15 दिन में आप इनको छोड़कर कुछ और करेंगे तो ये आपके लिए बहुत नुकसान होगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा ना कह के, इस पेपर के बारे में ज़्यादा ना बोल के, मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हमें क्या है, हमें आगे का देखना है। जो पेपर हो गया, इसको छोड़ो, ठीक है। अपनी आगे की तैयारी जारी रखो, और ऐसा मत सोचना कि भाई आपका पेपर ये ख़राब रहा तो आगे कुछ नहीं होगा। आगे बहुत सारी वैकेंसी है, उसकी तैयारी करो, मेहनत करो। अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। उत्तराखंड की प्रमुख यात्राएं, ठीक। तो उत्तराखंड में कौन कौन सी यात्राएं होती है उसके बारे में देखो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की जो प्रमुख यात्राओं में पहली यात्रा है उसका नाम है नंदा
देवी राजजात यात्रा, नंदा देवी राजजात यात्रा। और जो ये नंदा देवी राजजात यात्रा है बच्चों, ये ऐसी यात्रा है उत्तराखंड की जो कि पूरे विश्व में या पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। ये ऐसी यात्रा है जो एशिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा है। एशिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा कौन सी है? नंदा देवी राजजात यात्रा। और एशिया की ये सबसे बड़ी पैदल यात्रा क्योंकि इसमें कहीं भी गाड़ी का प्रयोग नहीं होता है, इसमें पूरी यात्रा पैदल ही की जाती है। इसलिए पूरे एशिया में ऐसी कोई यात्रा नहीं है जिसमें पैदल जाते हैं। तो पहली या सबसे बड़ी पैदल यात्रा कौन सी एशिया की? नंदा देवी राजजात यात्रा। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको यहाँ से कि ये जो यात्रा है ये 12 वर्ष के बाद या 12 वर्ष के अंतराल में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। 12 वर्ष के अंतराल में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको यहाँ से बच्चों? तीसरा पॉइंट याद रखना है कि इस यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। हिमालय का महाकुंभ किस यात्रा को कहा जाता है? तो आपकी नंदा देवी राजजात यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं महाकुंभ? क्योंकि आपके राज्य में एक कुंभ मेला लगता है, वो 12 साल में लगता है, 12 साल के अंतराल में लगता है। और ये यात्रा भी 12 साल के अंतराल में होती है। और ये यात्रा अगर मैं देखूं तो ये हिमालय में होती है, महान हिमालय में। चमोली जो हमारा ज़िला है वहाँ पर इस यात्रा का आयोजन किया जाता है और चमोली ज़िला हमारे महान हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक। यात्रा का प्रारंभ अगर मैं देखूं तो यात्रा का प्रारंभ होता है नौटी गांव से। नौटी गांव से यात्रा का प्रारंभ होता है और नौटी गांव आपका चमोली में है। ठीक है, यहाँ से यात्रा का प्रारंभ होता है। इस यात्रा की जो लंबाई है वो 280 किलोमीटर है। 280 किलोमीटर इसकी यात्रा की लंबाई है जो कि 21 दिन में पूरी होती है। 21 दिन में ये यात्रा पूरी होती है। और इस यात्रा में जो पड़ाव आते हैं, पड़ाव यानी कि ठहराव, रुकना, तो इसमें कुल 19 पड़ाव होते हैं। क्योंकि 21 दिन की यात्रा है और 19 पड़ाव इसलिए आते हैं क्योंकि जिस दिन जाते हैं उस दिन को छोड़कर और जिस दिन यात्रा वापस आती है उस दिन को छोड़कर 2 दिन घटा के और दिन रुकना पड़ता है। तो इसलिए इस यात्रा में जो कुल पड़ाव है वो 19 पड़ाव है। और क्या क्या फैक्ट आपसे यहाँ से याद करने हैं आपको? जैसे मैं आपको बताऊं, जो नंदा देवी राजजात यात्रा है ये क्यों प्रसिद्ध है? ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसका जो मुख्य आकर्षण है, इस यात्रा का मुख्य आकर्षण है मेढ़ा। और ये मेढ़ा जो है ये 4 सींग वाला होता है। 4 सींग वाला मेढ़ा, 4 सींग वाला मेढ़ा इसका मुख्य आकर्षण है। और दूसरा, इसमें छतोलियों का प्रयोग होता है। छतोलियाँ इसमें होती है जो कि आपका रिंगौल से बनाई हुई होती है। रिंगौल से बनाई गई छतोलियाँ, इनका प्रयोग इसमें होता है। छतोलियाँ का मतलब होता है जैसे छतरी टाइप की होती है, छाता, उस टाइप से इसमें छतोलियाँ होती है। तो छतोलियाँ और 4 सींग वाला मेढ़ा इसमें इसका मुख्य आकर्षण है। ठीक है, 4 सींग वाला मेढ़ा आगे आगे चलता है। ठीक है, पीछे आपका यात्रा चलती है। और इस यात्रा का जो पड़ाव है 19 पड़ाव है। प्रथम जो पड़ाव है इस यात्रा का, प्रथम पड़ाव वो है आपका ईड़ा बदानी। ईड़ा बदानी इसका प्रथम पड़ाव है। और अंतिम जो पड़ाव है इसका वो है आपका होमकुंड। होमकुंड शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा तो अंतिम पड़ाव यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, होमकुंड। होमकुंड इसका अंतिम पड़ाव है। और होमकुंड चमोली में है। ईड़ा बदानी भी चमोली में है और होमकुंड भी चमोली में है। और ईड़ा बदानी जो है, ईड़ा बदानी चमोली में आता है। होमकुंड के बाद ये यात्रा वापस आती है 21 दिन बाद। और जो ये मेढ़ा है
मेढ़ा, ये 4 सींग वाला मेढ़ा 12 साल के अंतराल में खुद ही आता है। जैसे आगे आगे मेढ़ा चल रहा है और होमकुंड जैसे ही यात्रा पहुंचती है तो होमकुंड के बाद ये मेढ़ा गायब हो जाता है, और जब ये गायब हो जाता है तो ये मेढ़ा 12 साल बाद जब यात्रा फिर शुरू होती है तो उसके बाद अपना आप ही नंदा देवी मंदिर के पास पहुंच जाता है चमोली में। तो ये एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये मान्यता है इस यात्रा की। ठीक है। दूसरा, इस यात्रा की जो शुरुआत हुई है या इस यात्रा का जो हमारे पास प्रथम प्रमाण मिलता है, इस यात्रा का प्रथम प्रमाण हमारे पास मिलता है 1843 में। प्रथम प्रमाण इस यात्रा का कब मिला हमारे पास? 1843 में। दूसरी चीज़, इस यात्रा की जो शुरुआत की है वो राजा सालीपाल के द्वारा की गई। राजा सालीपाल के द्वारा इस यात्रा की शुरुआत की गई, लेकिन वर्तमान में इस राजा सालीपाल के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो इस यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कांसवा गांव के कुंवर होते हैं। वर्तमान में इस यात्रा के जो प्रतिनिधि होते हैं वो होते हैं कांसवा गांव के कुंवर। कांसवा गांव के कुंवर वर्तमान में इस यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये प्रतिनिधि किसके होते हैं? राजा सालीपाल के, क्योंकि वर्तमान में इस यात्रा का आयोजन यही इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जितने मैंने पॉइंट बताए आपके बच्चों, ये पॉइंट आपको यहाँ से याद करने हैं नंदा देवी राजजात यात्रा के बारे में। देखो, 12 साल के अंतराल में होती है ये यात्रा। हिमालय का महाकुंभ बोलते हैं, एशिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा है ये। ठीक है। ये 280 किलोमीटर की यात्रा है, 21 दिन में पूरी होती है, और इसमें कुल 19 पड़ाव आते हैं। प्रथम पड़ाव एड़ा बदानी चमोली में है, अंतिम पड़ाव होमकुंड है, ये भी चमोली में है। और इसमें जो मुख्य आकर्षण है वो है 4 सींग वाला मेढ़ा, मेढ़ा यानी कि खाडू। ठीक है। और छतोलियाँ होती है जो रिंगोल से बनाई जाती है। यात्रा की शुरुआत सालीपाल के द्वारा की गई, और इसका प्रथम प्रमाण हमें 1843 में मिलता है। और वर्तमान में इस यात्रा का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो कांसवा गांव के कुंवर करते हैं, और कांसवा गांव चमोली में है। ठीक है। तो इस यात्रा के बारे में ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। चलो, दूसरी यात्रा के बारे में अगर मैं बात करूं तो दूसरी यात्रा है आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा। देखो, ये जो यात्रा है बच्चों, ये यात्रा हमारे उत्तराखंड से होते हुए जाती है। उत्तराखंड की यात्रा नहीं है ये, हमारे उत्तराखंड राज्य से होते हुए जाती है कैलाश मानसरोवर यात्रा, और कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है। ठीक है। वैसे इस यात्रा की जो लंबाई आपके उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड में इसकी कुल लंबाई 233 किलोमीटर है। ठीक है। उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये यात्रा उत्तराखंड होते हुए जाती है। इसकी यहाँ पर कुल लंबाई 233 किलोमीटर है। लेकिन एक और चीज़ आपको याद करना है यहाँ से कि हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक दर्रा है, लिफू लेक दर्रा। इस दर्रे से होते हुए ये यात्रा जाती है। ठीक। एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होते हुए जाती है, तो वो दर्रा कौन सा है? आपका लिफू लेक दर्रा। और इसकी कुल लंबाई उत्तराखंड में 233 किलोमीटर है। थोड़ा और ध्यान रखना, लिफू लेक से धारचूला तक जो ये जगह है, लिफू लेक से धारचूला तक, तो यहाँ पर लिफू लेक से धारचूला तक एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, और ये सड़क 2005 से बन रही है, और इसका पूरा करने का जो कार्य है रखा गया है वो 2022 रखा गया है। ठीक। और जब ये सड़क बन जाएगी तब इस यात्रा की लंबाई घट जाएगी, और इस यात्रा की जो लंबाई है वो उसके बाद 209 किलोमीटर हो जाएगी। तो जब ये रोड बन जाएगी, ये सड़क बन जाएगी, तो वर्तमान में इसकी अगर लंबाई हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी? 209 किलोमीटर उत्तराखंड में इसकी लंबाई हो जाएगी। और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है आपको यहाँ से? वैसे तो यात्रा का प्रारंभ
दिल्ली से होता है, नई दिल्ली से, ठीक है। क्योंकि इस यात्रा के लिए बिना वीज़ा के नहीं जा सकते आप, वीज़ा चाहिए होता है। और ऐसा नहीं कि यात्रा शुरू होगी तो सब लोग चल पड़े, ऐसा नहीं है। इसमें हर साल लोगों को चुना जाता है कि इस साल इतने लोग जाएंगे। ऐसा नहीं कि बस यात्रा है कैलाश मानसरोवर यात्रा, चल पड़ो भाई सब, ऐसा नहीं होता है। इसमें वीज़ा लगता है और हर साल चुने जाते हैं लोग कि इस साल इतने जाएंगे, अगले साल इतने जाएंगे, क्योंकि दूसरे देश में जाना है यात्रा करने और वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। वैसे इस यात्रा की शुरुआत दिल्ली से होती है। अगर उत्तराखंड से पूछे कि उत्तराखंड में इस यात्रा का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो हल्द्वानी से होता है, ठीक है। और अंतिम जो बिंदु है इस यात्रा का उत्तराखंड में, वो है आपका नवी डांग, और नवी डांग पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है, ठीक। चलो, ये 2 यात्राएं आपके सामने थोड़ी बड़ी थी। बाकी जो यात्राएं हैं ये छोटी छोटी यात्राएं, बस एक एक 2-2 लाइन में आपको याद करनी है, ठीक है। अगली जो यात्रा है वो है छोटा कैलाश यात्रा, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि आदि कैलाश यात्रा। छोटा कैलाश यात्रा, छोटा कैलाश यात्रा, छोटा कैलाश यात्रा बच्चों ये पिथौरागढ़ में होती है। पिथौरागढ़ जिले में इस यात्रा को निकाला जाता है। इस यात्रा को आदि कैलाश यात्रा भी बोलते हैं, आदि कैलाश यात्रा भी कहा जाता है इस यात्रा को, ठीक है। और इस यात्रा की जो कुल लंबाई है 107 किलोमीटर है इस यात्रा की कुल लंबाई। और ये यात्रा जो शुरू होती है ये तवा घाट से स्टार्ट होती है, पिथौरागढ़ से, तवा घाट से, और छोटा कैलाश तक, छोटा कैलाश तक इस यात्रा को निकाला जाता है। कहाँ से कहाँ तक होती है ये यात्रा? तवा घाट से छोटा कैलाश तक। तवा घाट भी पिथौरागढ़ में है और छोटा कैलाश भी पिथौरागढ़ में है। 107 किलोमीटर इस यात्रा की लंबाई है, ठीक है। अगली अगर यात्रा की मैं बात करूं तो अगली यात्रा जो है आपकी खतलिंग रुद्र देवी यात्रा। अगली जो यात्रा है बच्चों खतलिंग रुद्र देवी यात्रा, खतलिंग रुद्र देवी यात्रा। और ये खतलिंग रुद्र देवी यात्रा जो है, ये खतलिंग रुद्र देवी यात्रा टिहरी जिले में निकाली जाती है, ठीक है, क्योंकि खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में है, तो टिहरी में इस यात्रा को निकाला जाता है। इस यात्रा को 5वां धाम यात्रा भी कहा जाता है, 5वां धाम यात्रा भी कहा जाता है इस यात्रा को, ठीक है। क्योंकि हमारे राज्य में देखो 4 धाम यात्रा होती है, 5वां धाम यात्रा इस यात्रा को कहा जाता है। वैसे ये यात्रा 5वां धाम नहीं बनी है, 5वां धाम बनाने के लिए बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि अनोल मंदिर को 5वां धाम बनाओ, कोई बोल रहा है जागेश्वर मंदिर को 5वां धाम बनाओ, ठीक है। तो 5वां धाम अभी बना नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना कि इस यात्रा को 5वां धाम यात्रा कहा जाता है, खतलिंग रुद्र देवी यात्रा। सितंबर माह में, हर साल सितंबर माह में इस यात्रा को आयोजन किया जाता है। अगली जो यात्रा है बच्चों, अगली यात्रा है पंवाली कांटा। अगली जो यात्रा है बच्चों पंवाली कांटा केदार यात्रा, पंवाली कांटा केदार यात्रा, केदार यात्रा, ठीक है। पंवाली कांटा जो केदार यात्रा है, पंवाली कांटा आपकी टिहरी में है, टिहरी जिले में है। पंवाली कांटा बुग्याल भी है टिहरी जिले में। और केदारनाथ आपको पता है रुद्रप्रयाग है, तो ये टिहरी से स्टार्ट होती है यात्रा और कहाँ तक चलती है? रुद्रप्रयाग तक इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। और पंवाली कांटा केदार यात्रा जो है रुद्रप्रयाग तक जाती है, यानी कि टिहरी से स्टार्ट होती है और रुद्रप्रयाग तक जाती है, ठीक है। और ये जो यात्रा है कुल 29 किलोमीटर की ही यात्रा है। और हर साल इस यात्रा का जो आयोजन किया जाता है वो अगस्त माह और सितंबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ से कहाँ तक इस यात्रा का आयोजन किया जाता है? तो इस यात्रा का आयोजन किया जाता है पंवाली कांटा टिहरी से और केदारनाथ यानी कि रुद्रप्रयाग तक इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। चलो अगली यात्रा देखो। अगली ये जो यात्रा है उसका नाम है दयबोरा यात्रा, दयबोरा यात्रा। और ये जो यात्रा है बच्चों ये पिथौरागढ़ जिले में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। और पिथौरागढ़ जिले में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। पूरे यात्रा भर में इसमें नंगे पाँव
यात्री जाते हैं, जो भी यात्रा करने जाते हैं वो पूरे रास्ते भर नंगे पाँव में इस यात्रा में जाते हैं। ठीक है, अगली जो यात्रा है बच्चों, अगली यात्रा है वारुणी पंचकोसी यात्रा। वारुणी पंचकोसी यात्रा। वारुणी पंचकोसी यात्रा जो है, वारुणी पर्वत, वरुणावत पर्वत आपने सुना होगा, वरुणावत पर्वत उत्तरकाशी जिले में है। तो ये यात्रा भी कहाँ पर आयोजन किया जाता है? इस यात्रा का उत्तरकाशी में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। और ये जो यात्रा है बच्चों, ये यात्रा प्रतिवर्ष चैत्र माह में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। और कुल यात्रा की जो लंबाई है वो 15 किलोमीटर की यात्रा है ये। ठीक है, चैत्र माह में उत्तरकाशी जिले में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है और 1 दिन की यात्रा है ये। ठीक है, दूसरे अगर यात्रा की मैं बात करूं तो एक यात्रा है चैतोल यात्रा। चैतोल यात्रा, ये यात्रा आपकी पिथौरागढ़ जिले में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यात्रा आपको नंदा देवी राजात यात्रा और दूसरी कैलाश मानसरोवर यात्रा जरूर याद कर लेना। ठीक है, अंतिम जो यात्रा बता रहा हूँ मैं आपको, उसका नाम है अस्कोट आराकोट यात्रा। अस्कोट आराकोट जो यात्रा है, इस यात्रा के बारे में 2-3 पॉइंट आपको याद करने हैं। देखो, अस्कोट आपका पिथौरागढ़ में है। अस्कोट कहाँ पर पड़ता है? पिथौरागढ़ में। और आराकोट आपका उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, और पिथौरागढ़ जो जिला है वो सबसे पूर्वी जिला है, पूर्वी। और वैसे उत्तरकाशी जो जिला है वो उत्तर का सबसे उत्तर में जिला है। लेकिन आराकोट जो है, आराकोट जो उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है स्थान, वो पश्चिम में है। ठीक है, तो इस यात्रा को पूरब से पश्चिम की यात्रा भी कहते हैं। पूरब से पश्चिम की यात्रा किस यात्रा को कहा जाता है? अस्कोट आराकोट यात्रा को पूरब से पश्चिम की यात्रा भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो ये यात्रा है, ये यात्रा बच्चों 1000 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक, 1000 किलोमीटर इस यात्रा की कुल लंबाई है, जो कि पिथौरागढ़ से स्टार्ट होती है और उत्तरकाशी तक जाती है। यात्रा का प्रारंभ प्रथम बार कब हुआ था? यात्रा का प्रारंभ तो 1974 में इस यात्रा का प्रारंभ, पहली बार इस यात्रा का प्रारंभ हुआ था। पहली बार ये यात्रा कब हुई थी? 1974 में। ठीक, हर वर्ष तो कह नहीं सकते हैं, 10 वर्ष के अंतराल में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। 10 वर्ष के अंतराल में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। हर 10 साल बाद ये यात्रा निकाली जाती है। और ये ऐसी यात्रा है जो जागरूकता के लिए निकाली जाती है। ठीक है, बाकी जितनी भी यात्राएं बताई मैंने, वो सारी की सारी यात्राएं आपकी वो देव यात्रा है, उनका संबंध देवताओं से है, देवी देवताओं से है। बाकी एक जो ये यात्रा है, इसका संबंध देवी देवताओं से नहीं है। ये जागरूकता के लिए निकाली जाती है, जो कि हर साल 10 वर्ष के अंतराल में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो 10 वर्ष लगा लो। दूसरी बार कब हुई थी? 84 में। तीसरी बार 1994 में। ठीक है, 2004, 2014 और अगली जो होगी 2024 में इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। पिछली बार कब हुई थी? 2014 में। अगली बार कब होगी? 2024 में। कहाँ से स्टार्ट होती है ये यात्रा? तो ये पिथौरागढ़ जिले से स्टार्ट होगी। पिथौरागढ़ जिले के बाद ये बागेश्वर जिले में आएगी। बागेश्वर जिले के बाद ये चमोली जिले में जाएगी। चमोली के बाद ये रुद्रप्रयाग में जाएगी। और रुद्रप्रयाग के बाद ये यात्रा टिहरी जिले में जाएगी। और टिहरी के बाद अंतिम जिला कौन सा है? उत्तरकाशी में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये जितनी भी यात्राएं बताई मैंने बच्चों, इनमें से नंदा देवी राजात और कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, बाकी यात्राएं भी थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। आप ऐसा मत सोचो कि ये चीज़ें आएगी, ये नहीं आएगी, कुछ भी आ सकता है। आप अपनी तैयारी पूरी रखो। बस आपके सामने ये बहाना नहीं होना चाहिए, भाई ये नहीं आया, वो नहीं आया। आपकी तैयारी अच्छी है तो आप हर एग्ज़ाम निकाल सकते हो। ठीक, थैंक यू।